एडुबेस में मैं सोम आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर्स का 10 एमसीक्यू। ठीक है, तो आज WBCS 2019 मेंस का 10 एमसीक्यू लेकर डिस्कस करेंगे हम लोग विथ एक्सप्लेनेशन। और इसमें मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूं कि अगर ये 10 एमसीक्यू आप लोग कॉन्सेंट्रेटली थोड़ा वॉच कीजिए तो आप एटलीस्ट 60 से 70 क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। और इसमें मैं और एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर देखिए कि क्वेश्चन में टॉपिक मोरलेस सेम रहता है, लेकिन हम ऑप्शन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करके हमारा क्वेश्चन का इजी और टफ ये हम लोग डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर उसका रिलेटेड जो जो हम लोगों को पढ़ना चाहिए उसी दिशा में हम लोग डिस्कशन को जारी रखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट सीजन ऑफ द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हेल्ड इन बॉम्बे इन 1920 वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय। तो देखो इसमें जवाहरलाल नेहरू आंसर है, VV गिरी है, लाला लाजपत राय एंड NM जोशी। तो अगर हम लोग जिसको पता है उसको तो पता है ही कि लाला लाजपत राय इसका आंसर है, और जिसको पता नहीं है अभी पता चलेगा उसको। एंड उसके साथ साथ AITUC रिलेटेड हम लोग कुछ चीज को लेकर डिस्कशन करेंगे। जैसे देखिए ये ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन फेडरेशन है इंडिया में। ठीक है, सबसे पुराना ट्रेड यूनियन है AITUC। ये कौन सा पॉलिटिकल पार्टी बैकअप करते हैं? इसको बैकअप करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI। ठीक है, मतलब अगर आप लोग देखिएगा कि जो जो ट्रेड यूनियन है जो लेबर लोगों को लेकर वॉइस उठाता है, जैसे भारतीय मजदूर संघ BMS, तो ये BMS ये बैकअप देता है बीजेपी। क्लियर, बीजेपी बैकअप देते हैं। ठीक है, बीजेपी बैकअप देते हैं इसको। फिर आता है आपको INTUC, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसको कौन बैकअप देते हैं? INC बैकअप देते हैं इसको। क्लियर, तो उस हिसाब से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बैकअप देते हैं AITUC को। कब हुआ था? ये हुआ था 31 अक्टूबर 1920 में। कहां हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। तो देखो 1920 मोरलेस सबको पता है। अगर मान लीजिए चार ऑप्शन में 1920 है और डेट अलग कर दिया तो थोड़ा बहुत कुछ कुछ क्वेश्चन में हम लोगों को यह भी याद रखना है कि पर्टिकुलर कौन सा डेट में हुआ था। ठीक है, तो 31 अक्टूबर 1920। क्लियर, फर्स्ट प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय एंड फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी दीवान चमनलाल। ठीक है, और इसमें और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लाला लाजपत राय के साथ साथ NM जोशी, नारायण मल्हर जोशी भी उसके साथ ये बनाया था 1920 में। ठीक है, क्यों बनाया था? इसलिए बनाया था कि जैसे ये इंडिया का जो लेबर रिलेटेड जो इश्यूज था उस टाइम में या जो प्रॉब्लम था उसको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में वो जैसे रेस कर पाए। ठीक है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाए। और ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एज ऑन डेट यूनाइटेड नेशन का सबसे ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो ये लेबर रिलेटेड मतलब काम पूरा दुनिया में देखते हैं। और ये ILO एस्टेब्लिश कब हुआ था? ये एस्टेब्लिश हुआ था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये एस्टेब्लिश हुआ था 1919 में। ठीक है, और ये फर्स्ट सीजन ऑफ AITUC कहां हुआ था? बॉम्बे में हुआ था और प्रेसिडेंट था लाला लाजपत राय। ठीक है, तो इसमें से हम लोग और एक फैक्ट देख लेंगे। ये अक्टूबर रिवॉल्यूशन ये क्या है भाई? अक्टूबर रिवॉल्यूशन 1917 में हुआ था। उस टाइम में वर्ल्ड वार चल रहा था 1914 टू 1918। ठीक है, तो ये रशिया में हुआ था। ये एक्चुअली क्या था? ये एक्चुअली लेबर मूवमेंट था। तो ये रशिया से इंस्पायर होके ना इंडियन लोगों को लगा कि अरे भाई हम लोगों को भी तो कुछ इस टाइप का प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो देश को रिप्रेजेंट कर सके। तो बस यही इंपेटस था AITUC को फॉर्म करने के लिए। ओके, तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट वाज द सॉल्यूशन फाउंड बाय BR आंबेडकर इन लेटर इयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस टू एंड द हर्डशिप ऑफ शेड्यूल्ड क्लास पीपल? क्या किए थे? मोर रिप्रेजेंटेशन, सेपरेट इलेक्टोरेट, एम्ब्रेसिंग द बुद्धिज्म, ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट। तो देखिए अगर आंसर किसी को पता नहीं है तो
तो पहले हम लोग थोड़ा एक्सप्लेनेशन में आता हूं, ठीक है। बी आर आम्बेडकर का फुल फॉर्म क्या है? बी आर आम्बेडकर का फुल फॉर्म है भीमराव रामजी आम्बेडकर, ठीक है। भीमराव रामजी आम्बेडकर, क्लियर? भीमराव रामजी आम्बेडकर। भीमराव रामजी आम्बेडकर को क्या कहा जाता है? मॉडर्न मोनू एंड चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्योंकि ये ड्राफ्टिंग कमिटी जो बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, तो उसको हेड कर किए थे डॉक्टर बी आर आम्बेडकर। और इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस था डॉक्टर बी आर आम्बेडकर, ठीक है। बी आर आम्बेडकर इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग्स नहीं करता था, ठीक है। बी आर आम्बेडकर आईएनसी को रिप्रेजेंट नहीं करता था, लेकिन फर्स्ट कैबिनेट में हम लोगों का पहला प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू डिफरेंट पार्टी से लेकर वो कैबिनेट बनाया था, डिफरेंट एक्सपर्ट को लेकर वो कैबिनेट बनाया था, ठीक है। तो ये बी आर आम्बेडकर 1951 कैबिनेट से रिजाइन दे दिया। मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो था वो रिजाइन कर दिया। क्यों रिजाइन किया था? वो रिजाइन इसलिए किया था कि प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के साथ उसका जैसे आर्टिकल 370 इसको लेके उसके साथ मतलब आनबन नहीं हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट मामला था यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके, और फाइनल ब्लो कब आया? बी आर आम्बेडकर ड्राफ्टेड हिंदू कोड बिल, हिंदू कोड बिल, ठीक है। ये हिंदू कोड बिल पार्लियामेंट में पास नहीं किया गया था, तो इसी के लेकर वो 1951 में मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया था, ठीक है। और हम लोग सभी जानते हैं कि ये दलित परिवार में जन्म लिए थे, महर कास्ट में, ठीक है। तो जिंदगी भर दलित का अपलिफ्टमेंट के लिए इसका बहुत ही कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो एससी एंड एसटी को जो फेवर दिया गया था, उसका पीछे भी मकसद बी आर आम्बेडकर जी का ही था, ठीक है। तो इतना सब करने का बावजूद भी उसको लगा कि अभी तक देश में जो शेड्यूल कास्ट या पिछड़े वर्ग है उन लोगों का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, एंड मोर और लेस ही बिकम फ्रस्ट्रेटेड रिगार्डिंग दैट, ठीक है। तो ठीक किया कि एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट जिसको कहा जाता है दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट और नियो बुद्धिस्ट मूवमेंट, ये बी आर आम्बेडकर जी ने स्टार्ट किया था। एक्चुअली क्या था कि बुद्धिज्म में 3 स्कूल था। क्या क्या था? थेरावेदा, महायाना एंड वज्रायना एंड एज वेल एज हिनायाना स्कूल, ठीक है। मतलब 4 टोटल स्कूल है मेनली। बट बी आर आम्बेडकर जी ने क्या किया था, ये जो मतलब ट्रेडिशनल जो बुद्धिज्म था उसको इंटरप्रेट करके वो नवायाना बुद्धिज्म बोल के एक नया सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म शुरू किया, नवायाना बुद्धिज्म जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो 1956 में वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया है, और ये सोच के कन्वर्ट हुआ कि बुद्धिस्ट धम्म इज द बेस्ट एंड दैट बुद्धिज्म वाज द मोस्ट साइंटिफिक रिलीजन, ठीक है। और साथ साथ में यह भी उसको लगता था कि बुद्धिज्म कुड इंप्रूव द सोशल स्टेटस ऑफ कंट्रीज ऑप्रेस्ड क्लासेस। तो अभी हमको ये आंसर मिला कि बी आर आम्बेडकर को आफ्टर इंडिपेंडेंस ये जो शेड्यूल क्लास पीपल का जो हार्डशिप था, इसके लिए वो ऑप्शन सी एम्ब्रेसिंग द बुद्धिज्म, यही उसके पास सॉल्यूशन था, ठीक है। चलिए हम लोग 3 नंबर एमसीक्यू पर आते हैं। द कांग्रेस गेव अप इट्स आइडियल ऑफ यूनाइटेड इंडिया एंड एक्सेप्टेड पार्टीशन बिकॉज, देखो इंडिपेंडेंस का पहले कांग्रेस का कहना था कि
पार्टीशन नहीं होगा, पर्टिकुलरली महात्मा गांधी, पार्टीशन नहीं होगा। तो ये सवाल तो हम लोगों को आता है ना कि भाई एट द एंड 1947 में 1946 में माउंटबेटन प्लान, 3 जून 1946, ठीक है, माउंटबेटन प्लान, तो कांग्रेस लीडरशिप क्यों इसको एक्सेप्ट कर लिया था? जब उसको गांधी जी तो बोला ही था कि इंडिया अगर आजाद हो जाएगा तो हमको पावर के लिए, मतलब सत्ता के लिए मेरा कोई ग्रिड नहीं है, हम ये जो एक्टिव पॉलिटिक्स है इसको हम छोड़ देंगे, हम कंस्ट्रक्टिव वर्क में जुड़ा हुआ रहेंगे। तो महात्मा गांधी भी क्यों इसको मान लिया था पार्टीशन को? देखो 3 जून प्लान जो था उसमें माउंटबेटन पार्टीशन प्लान बना है। पार्टीशन प्लान में 3 ऑप्शन था, देयर आर 3 ऑप्शन। क्या क्या ऑप्शन था कि एक चाहे कोई मतलब प्रिंसली स्टेट, ठीक है, इंडिया में जुड़ सकते हैं, एक पाकिस्तान में जुड़ सकते हैं और वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। तो शादी इंडिपेंडेंस का पहले देयर आर ऑलमोस्ट 552 प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। तो ये प्रिंसली स्टेट के पास 3 ऑप्शन था कि आप आइदर इंडिया के साथ जुड़ जाइए या पाकिस्तान के साथ जुड़ जाइए या आप इंडिपेंडेंट रखिए। तो इसमें कांग्रेस लीडरशिप यही फील किया कि भाई अगर इतना सारा ऑप्शन हम प्रिंसली स्टेट को रखेंगे तो इंडिया का आज जो चेहरा है ना, ये इंडिया का चेहरा नहीं रह सकता था, ये बैल्कनाइज्ड हो जाता था, ये टुकड़ा टुकड़ा हो जाता था। तो एक चीज था ये वाला पोर्शन, और दूसरा चीज क्या था, ये जो मुस्लिम लीग 1914 कराची सीजन के बाद जो इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए पाकिस्तान, ठीक है, जो मतलब लगे हुए थे, तो उसमें से कम्युनल वायलेंस धीरे धीरे करके बहुत ही बढ़ता जा रहा था। जैसे डायरेक्ट एक्शन डे, मतलब मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1946, ठीक है, 16 अगस्त 1946 जो डायरेक्ट एक्शन डे हम लोग बोलते हैं, उसको बोला जाता है कि ग्रेट कैलकाटा किलिंग, ठीक है, जो कम्युनल रायट हुआ था और उसमें कोलकाता में एंड एज वेल एज नोआखाली में बहुत ही ज्यादा मतलब हिंदू और मुस्लिम का रायट हुआ था। तो कांग्रेस लीडरशिप को यही लगा कि अगर पार्टीशन को माना, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया जाए, तो ये जो कम्युनल वायलेंस है ना, ये डे टू डे बढ़ता जाएगा। तो इसका आंसर यही होगा कि कांग्रेस लीडर फेल्ड दैट पार्टीशन वाज ए लेजर एविल देन ए सिविल वॉर, ठीक है, कि पार्टीशन हो जाए तो ये जो कम्युनल वायलेंस था ये थोड़ा बहुत शांत हो सके, यही मेन मकसद था, ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट एमसीक्यू में, द कांग्रेस डिसाइडेड टू रेज ए स्वराज फंड ऑफ 1 करोड़ रुपीज फॉर। कांग्रेस स्वराज फंड, तिलक स्वराज फंड, ठीक है, ये एक्चुअली स्वराज फंड में तिलक स्वराज फंड होगा। ये कब बनाया गया था? ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम में 1920 में जिसका शुरुआत किया गया था, और महात्मा गांधी इसको फर्स्ट मास मूवमेंट, ठीक है, मतलब बहुत लोगों को लेकर कंट्री वाइड जो एजिटेशन था, और इसमें सबसे ज्यादा नॉन कोऑपरेशन का अचीवमेंट क्या था कि जितना सारा मतलब गांधी फ्रीडम स्ट्रगल का फेज में आने का बाद हिंदू और मुस्लिम का सबसे ज्यादा कोऑपरेशन था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, ठीक है। और इसका सक्सेस इतना ही था कि गांधी जी बोला था कि अगर हिंदू मुस्लिम का यूनिटी ऐसा रहे तो नेक्स्ट 1 साल के अंदर में इंडिया इंडिपेंडेंस अचीव कर सकता है। कैन यू इमेजिन कि ये जो हिंदू मुस्लिम का जो यूनिटी था नॉन कोऑपरेशन में, ये अनबिलीवेबल यूनिटी था, ठीक है। तो ये किस लिए बनाया गया था तिलक स्वराज फंड? तो पहले ये वाला चीज देख लेता हूं थोड़ा तिलक स्वराज फंड को लेकर। ये पार्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का था, ठीक है, और इसका टारगेट क्या था कि हमको भाई 1 करोड़ रुपए को 1 करोड़ रुपए को हमको कलेक्ट करना है, ठीक है। तो
ये फंड और एक चीज है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिस दिन लॉन्च किया गया था उस दिन ही सुबह में बाल गंगाधर तिलक का डेथ हो गया था। ठीक है, तो ये उसका डेथ एनिवर्सरी के लिए 1 करोड़ कलेक्ट करना चाह रहा था लीडरशिप, जो उस टाइम में जैसे महात्मा गांधी और जो जो फ्रंट फ्लोर लीडर थे कांग्रेस का। ठीक है, तो इसमें इन लोग एक डेडलाइन भी फिक्स कर दिया था कि इस तारीख के अंदर में मेरे को 1 करोड़ कलेक्ट करना है, और आउट ऑफ 1 करोड़ 37.5 लाख वॉज डोनेटेड बाय बॉम्बे एलोन। ठीक है, 37.5 लाख। और इसी के लिए गांधी जी ने बॉम्बे का उस टाइम में बोला था बॉम्बे द ब्यूटीफुल। ओके, बॉम्बे द ब्यूटीफुल। क्लियर? तो अभी हम लोग देखते हैं कि और एक फैक्ट है इसके साथ साथ में कि तिलक इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना चाहते थे। ठीक है, तो तिलक एक फंड शुरू किया था, उसका नाम था पैसा फंड। पैसा फंड। ठीक है, तिलक जो फंड शुरू किया था वो था पैसा फंड। और यही है आज का दिन में जो ना, मतलब यही बोला जाता है कि जो मेक इन इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो प्लान था इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ सफिशिएंट करने के लिए, तो ये मतलब एक कॉपी, मतलब कार्बन कॉपी टाइप का था कि उस टाइम में तिलक सोचा था मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने का, जिसके लिए पैसा फंड का शुरुआत किए थे। ठीक है, तो यहां से हम लोगों को ये सारा चीज को पता चला। तो इसको आंसर यही होगा कि ऑप्शन नंबर बी, मेमोरियल ऑफ बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, कांग्रेस डिसाइडेड टू रेज ए स्वराज फंड फॉर मेमोरियल ऑफ बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, द हिस्टोरिक लखनऊ सीजन ऑफ द कांग्रेस इन 1960 वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय। कौन प्रिसाइड किया था भाई? इतना सारा जो कांग्रेस सीजन था, ठीक है, इसमें से देखो कुछ कुछ मेजर जो सीजन है, जैसे गांधी कौन सीजन को किया था, कितना साल में, ये लखनऊ सीजन कब हुआ था, सूरत सीजन कब हुआ था 1907 में। ठीक है, और एनिमेशन कब किए थे 1916 में, सरोजिनी नायडू कब किए थे, अब्दुल कलाम आजाद कब किए थे, जवाहरलाल नेहरू का कब किए थे। तो ये जो इंपॉर्टेंट सीजन है इसको हम लोगों को थोड़ा याद रखना है विथ ईयर। ठीक है, तो 1916 में कौन किया था? अंबिका चरण मजूमदार, एसी मजूमदार। ठीक है, प्रिसाइडेड ओवर बाय एसी मजूमदार। अभी ये लखनऊ पैक्ट को लेकर हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। ये एक्चुअली 1916 में एक डॉक्यूमेंट ज्वाइंटली ड्राफ्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। देखो भाई, मुस्लिम लीग फाउंडेड हुआ, फाउंडेशन कब हुआ था? 1906 में। ठीक है, 1906 में। और नेशनल कांग्रेस हुआ था 1885 में। उस टाइम में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन। और एओ ह्यूम इंडियन नेशनल कांग्रेस को एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत मदद किया था। ठीक है, और इसको रिलेटेड सेफ्टी वाल्व थ्योरी भी है, सेफ्टी वाल्व थ्योरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो इसमें क्या था कि ये जो लीग और कांग्रेस मिलकर जो बनाया डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये लखनऊ सीजन में कि मोहम्मद अली जिन्ना जी ने वो डिसाइड किया कि अभी कांग्रेस और लीग कोऑपरेट करेगा एक दूसरे को फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। देखो इसमें और एक चीज क्या है कि मुस्लिम लीग 1906 में जब एस्टेब्लिश हुआ था, उस टाइम में इन लोग प्रो ब्रिटिश था, मतलब ब्रिटिश लोगों को फेवर कर रहा था। कि इन लोग सोचे थे कि हम लोग अगर ब्रिटिश को थोड़ा सा फेवर करें तो हमारा जो सर्कमस्टेंसेस है एज ऑन डेट, तो उसको थोड़ा सा हालत सुधर सकता है। ठीक है, लेकिन बाद में उन लोगों को लगा कि हम लोगों को जो डिमांड है, ब्रिटिश तो इसको देख नहीं रहे हैं, तो भाई क्यों नहीं हम लोग कांग्रेस के साथ हाथ मिला लेते हैं, और दोनों मिला के अगर कुछ करें तो हम लोगों को जरूर कुछ मिल सकता है। ठीक है, तो ये लीग और कांग्रेस जब डिसाइड किया ज्वाइंटली एंड डिमांड सेल्फ रूल, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट का जो डिमांड किया है दोनों मिलके, लखनऊ में 1960 का सीजन हुआ था। और इस लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस को लीड कर रहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने, और मोहम्मद अली जिन्ना लीड कर रहे थे मुस्लिम लीग को। ठीक है, उस टाइम में जिन्ना जी बोथ मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस दोनों का ही मेंबर थे, और जिसको माना जाता है कि चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द लखनऊ पैक्ट।
जिन्ना को माना जाता है चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द लखनऊ पैक्ट। ठीक है, इसमें 1916 सीजन का दो इंपॉर्टेंस था। फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या था कि 1907 में सूरत सीजन में जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का जो स्प्लिट हुआ था ऑन द इश्यूज ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट। ठीक है, 1960 में ये गर्मपंथी एक्सट्रीमिस्ट एंड नरमपंथी मॉडरेट ये दोनों का फिर से मर्ज हुआ। ठीक है, और दूसरा चीज है महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू फॉर द फर्स्ट टाइम मीट ऑन ए प्लेटफॉर्म। ठीक है, यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट टाइम इन व्हिच ईयर महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू मेट ऑन ए प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये था लखनऊ पैक्ट 1916। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सरोजिनी नायडू ने ये लखनऊ पैक्ट में ये जो लीग और कांग्रेस का जो कोलाबोरेशन था इसी को लेकर जिन्ना जी को बोला गया, सरोजिनी नायडू ने बोला था कि एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ठीक है, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ द हरिजन सेवक संघ फाउंडेड बाय एम के गांधी वाज, मतलब हरिजन सेवक संघ जो एम के गांधी फाउंडेड किया था उसका प्रेसिडेंट कौन था? उसका प्रेसिडेंट था जीडी बिरला। ठीक है, तो चलिए हरिजन सेवक संघ लेकर हम लोग कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। देखो भाई, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था जो महात्मा गांधी ने एस्टेब्लिश किया। कब एस्टेब्लिश किया था? 1932 में एस्टेब्लिश किया ना। ठीक है, 1932 में एस्टेब्लिश किया। किस लिए एस्टेब्लिश किया था? इरेडिकेट अनटचेबिलिटी, ओके, एंड वर्किंग फॉर हरिजन और दलित पीपल। देखो, गांधी जी एक्चुअली जो ऑप्रेस्ड क्लास और डिप्रेस्ड क्लास हम लोग कुछ भी बोले, ठीक है, जिसको हम लोग अनटचेबल भी कहते हैं, उसको प्यार से हरिजन बुलाता था। हरिजन, हरि मीन जो हिंदू गॉड हरि, उसी का ही एक फॉर्म है। ठीक है, हरिजन। तो इसका प्लॉट क्या था कि देखो भाई, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था साइमन कमीशन के बाद। ठीक है, और मतलब 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में खाली अटेंड किए थे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का कोई मेंबर अटेंड नहीं किया था। ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी अटेंड किया था। और 1932 में मैकडवेल अवार्ड, दैट मीन्स क्या कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का इलेक्शन में वो घोषित किया गया था। गांधी इसमें बहुत ही गुस्से में चला गया और वो यारबादा जेल में वो फास्ट में चला गया, इंडेफिनाइट फास्ट में। ठीक है, तो अंबेडकर जी ने चाहा था कि इन लोगों को लिए, डिप्रेस्ड लोगों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बने, लेकिन गांधी जी इसका खिलाफ में थे। ठीक है, तो इसमें क्या था कि गांधी जी और बी आर अम्बेडकर जी ने 24 सितंबर 1932 में एक पैक्ट साइन किया था, उसको कहा जाता है पूना पैक्ट। ठीक है, ये मदन मोहन मालवीय इसको मेडिटेट किया था, इस पूना पैक्ट को। बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में मदन मोहन मालवीय इसको मेडिटेट किया था। ठीक है, और उसी साल में ही 24 सितंबर में पूना पैक्ट साइन हुआ और 30 सितंबर को गांधी एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ठीक है, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, जो बाद में रीनेम किया गया था हरिजन सेवक संघ और सर्वेंट्स ऑफ अनटचेबल सोसाइटी। हरिजन सेवक संघ को बोला जा सकता है सर्वेंट्स ऑफ अनटचेबल सोसाइटी, established by Mahatma Gandhi in 1932 and the first president was GD बिरला। ठीक है, क्लियर? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ए पब्लिक सर्विस कमीशन वाज
एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम बाय, कौन सा एक्ट में फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश हुआ था? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1919 में, जिसको कहा जाता है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 1919 में, एंड ली कमीशन जिसको बिठाया गया था 1924 में। ली कमीशन किस लिए बिठाया गया था? ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का कुछ रिकमेंडेशन के लिए बिठाया गया था। ठीक है, तो पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश हुआ 1926 में। ठीक है, फर्स्ट टाइम पब्लिक सर्विस कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1926 अंडर द एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ओके, तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आफ्टर द सूरत स्प्लिट ऑफ 1907 द सेकेंड स्प्लिट इन द कांग्रेस टुक प्लेस इन 1918 ऑन द इशू ऑफ, मतलब क्या बोला, 1907 में स्प्लिट हुआ नरमपंथी एंड चरमपंथी का। 1916 लखनऊ पैक्ट रिकॉम्बाइंड हुआ। ठीक है, अभी क्या है, 1918 में फिर से ये स्प्लिट हो गया। किस लिए स्प्लिट हुआ था? ये मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के लिए। तो मतलब इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये हम लोग थोड़ा देख लेंगे कि आफ्टर द सूरत स्प्लिट इन 1907 सेकेंड स्प्लिट इन द कांग्रेस टुक प्लेस इन 1918, इसलिए हुआ था ऑन द इशू ऑफ मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड डिक्लेरेशन। ये जो मॉडरेट को लेड करते थे एस एन बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सपोर्ट किया था मॉन्टेगू डिक्लेरेशन को। ठीक है, सेपरेट कॉन्फ्रेंस में, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट लोगों इसको सपोर्ट नहीं किया था, तो कांग्रेस फिर से स्प्लिट हो गया 1918 में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। वाइकम सत्याग्रह वाज लॉन्च्ड इन 1924 फॉर, ये वाइकम सत्याग्रह केरला मतलब ट्रावंकोर में लॉन्च किया गया था 1924 में। किस लिए लॉन्च किया गया था? इसका आंसर है सिंपल, ओपनिंग द टेम्पल टू द लो कास्ट हिंदूज। ठीक है, मतलब जो लोअर कास्ट हिंदू था उन लोगों के लिए टेम्पल अलाउड नहीं था। खाली टेम्पल ही नहीं, टेम्पल का एडजेसेंट जो रोड था उस रोड में उन लोगों का जाना अलाउड नहीं था। उस टाइम में केरल में इतना ही ये सब जात पात लेकर इतना ही चर्चा होता था कि स्वामी विवेकानंद जी ने केरल को बोला था लूनाटिक एसाइलम ऑफ इंडिया, लूनाटिक एसाइलम ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें और एक फैक्ट था कि मुल्लाकरम टैक्स, मुल्लाकरम टैक्स क्या है? मुल्लाकरम टैक्स या मुल्लाकरम टैक्स कुछ भी बोल सकते हो। ये क्या था कि एक्चुअली जो लोअर कैटेगरी का जो वोमेन था, ठीक है, उन लोग अगर ब्रेस्ट को ढकने के लिए उन लोगों को एक टैक्स पे करना पड़ता था। मतलब ये जात पात का जो ये भेदाभेद, ये जो अनटचेबिलिटी इतना था केरल में, ठीक है, तो इसके लेकर ये जो लोअर कास्ट हिंदू या अनटचेबल जो था उन लोगों का जिंदगी बहुत ही खराब कंडीशन में था उस टाइम में। ठीक है, तो भाईकम सत्याग्रह क्या था? एक सोशल प्रोटेस्ट था। उस टाइम में ट्रावंकोर में हुआ था, जो एज ऑन डेट पार्ट ऑफ केरला। ठीक है, अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन हिंदू सोसाइटी ऑफ केरला। ये मूवमेंट श्री महादेवा टेम्पल एट भाईकम, श्री महादेवा टेम्पल भाईकम को लेकर ये सेंटर्ड अराउंड था। ठीक है, तो वो पहले ही मैं बता चुका हूं कि वहां पे ये जो लोअर कास्ट हिंदू लोगों को क्या क्या कठिनाई झेलना पड़ता था वहां पे। तो ये जब सत्याग्रह हुआ था 1924 में, जो सत्याग्रही था उन लोग एक स्मॉल बैच 3 और 4 का बैच में उन लोग टेम्पल में एंट्री किया। उन लोग पुलिस रेजिस्ट किया था उन लोगों को और अरेस्ट भी किया गया था। गांधी जी एंड श्री नारायण गुरु, गांधी जी एंड श्री नारायण गुरु सपोर्टेड द मूवमेंट। ठीक है, गांधी जी एंड श्री नारायण गुरु सपोर्टेड द मूवमेंट। ईवी रामास्वामी नायकर केम फ्रॉम तमिलनाडु टू सपोर्ट द मूवमेंट। तो मतलब इसमें ये चीज ध्यान में रखिए, गांधी जी, स्वामीकल, श्री नारायण गुरु एंड ईवी रामास्वामी नायकर, जिसको हम लोग जिसको कहा जाता है कि पेरियार, तो ये सब लोग इसको
सपोर्ट किए थे, ठीक है। और एक इसमें एक फैक्ट है कि फर्स्ट टाइम ये एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट था जो मैसिव स्केल में केरल में किया गया था कि बेसिक राइट्स ऑफ अनटचेबल एंड अदर बैकवर्ड कास्टेस इन केरला। ये थोड़ा आप लोग ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स? कौन था जो 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर आईएनसी का प्रेसिडेंट पोस्ट में था? तो इसका आंसर सिंपल है कि अबुल कलाम आजाद, ठीक है। इसका आंसर क्या है? ये अबुल कलाम आजाद। तो इसको थोड़ा हम लोग एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। अबुल कलाम आजाद वाज ट्वाइस इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी। 2 बार इलेक्टेड हुआ था। फर्स्ट टाइम 1923 में, जब वो ओनली 35 ईयर्स ओल्ड का था। और ये मौलाना अबुल कलाम आजाद became the youngest person to serve as the president of the Indian National Congress, ठीक है। वन ऑफ द मतलब youngest president of INC। और सेकेंड टाइम हुआ था 1940 में। लेकिन ये जो वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, तो उसके लिए 1939 में वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, तो उसके लिए वो 1946 तक प्रेसिडेंट रहा। क्योंकि 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट आया, तो उस टाइम में जितना सारा मेजर पॉलिटिकल लीडर था कांग्रेस का, सबको इंप्रिजन किया गया था। तो उस टाइम में प्रेसिडेंट बनाने के लिए कोई बचा हुआ नहीं था, कोई आईएनसी लीडर, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई लीडर बचा हुआ नहीं था। तो इसी के लिए 1940 से लेकर 1946 तक मौलाना अबुल आजाद ने, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने प्रेसिडेंट रहा। और इसमें और एक फैक्ट था कि ये जो 2 वीकली उर्दू वीकली था, अल हिलाल एंड अल बलाद, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद का वीकली न्यूज़पेपर था। ये उर्दू लैंग्वेज में था। तो चलिए आज यही पे खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग कुछ कंफ्यूजन रहा तो भी कमेंट कीजिए। हम लोग नेक्स्ट जब वीडियो लाएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। जय हिंद and best of luck to all of you. Thank you.